A very good evening to you guys. So today we are on to the last part of the TOTS chapter. Today it's the third lecture and the last lecture of the TOTS chapter for the CSET. So basically till now we have covered a lot of things. We have covered all the type of physical TOTS which were there. We have also covered the strict and absolute liabilities. We have also covered what do you understand by the term tort and how the tort elements are there, and then we have also dealt with सिविल रॉन्ग क्या होता है. तो अभी आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी या विकेरियस लायबिलिटी भी इसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है, वो क्या होगा, और एट द सेम टाइम हम देखेंगे रेमेडीज क्या अवेलेबल है टॉर्ट्स के अंदर. ठीक है, तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ वाइकेरियस लायबिलिटी और विकेरियस लायबिलिटी. जैसे भी आपको प्रोनाउंसिएट करना आप कर सकते हैं. तो विकेरियस लायबिलिटी में सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक आपको पिक्चर दिख रही होगी, उसमें है क्या बना हुआ, दो इंसान बने हुए हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी. तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई गलती करते हैं, आपने कुछ सिविल रॉन्ग कमिट किया या आपसे कुछ नेग्लिजेंस हुई है, तो हम पनिशमेंट आपको देते थे. ठीक है, लेकिन विकेरियस लायबिलिटी या वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होगा, गलती किसी और ने करी है बल्कि सजा आप भुगत रहे होंगे. और वो क्यों हो रहा होगा, वो इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आप दो लोगों के बीच में कोई एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप होगा. स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप मतलब एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल यू माइट बी पार्टनर्स, हो भी सकता है कि आप बिजनेस पार्टनर्स हो, ये भी हो सकता है कि आप लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो. तो विकेरियस लायबिलिटी आपको ये कहता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के कुछ गलत काम करने या कुछ ऐसा सही काम जो उसे करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया, मतलब for the wrongful act or omission of one party, the other party can be punished if there is a special relationship between these two parties. ठीक है, तो अभी हम इसके केस में ये चीज समझने के लिए अगर हम रीड करें स्क्रीन पर, तो vicarious liability refers to a situation where someone is held responsible for the actions or omissions of another person. Actions और omissions क्यों बोल रहे हैं बच्चे? If you remember the first class, जहां पर आपको दादी माँ का एग्जाम्पल दिया गया था, मम्मा आपको छोड़कर गई थी घर पर और बोल के गई थी कि आपको पढ़ाई करनी है. That was an act which was expected from you, और बोला गया था कि आपको दादी माँ को परेशान नहीं करना, बल्कि आपने क्या किया, आपने उल्टा ही किया. आपने रॉन्गफुल एक्ट क्या किया कि आपने दादी माँ को परेशान किया. और रॉन्गफुल ओमिशन क्या था? रॉन्गफुल ओमिशन वाज दैट यू डिड नॉट स्टडीड, and therefore you have to understand certain things over here that you basically in vicarious liability what has happened, A has done or not done which he was obliged to do, which he was supposed to do, and because of that who is being punished? B is being punished. Why? Because there might be some kind of special relationship between A and B. So what are those kind of special relationship? किसमें vicarious liability या किसमें vicarious liability arise होती है, वही हम अभी आगे की क्लास में ये समझने वाले हैं. ठीक है, तो ये देखिए, ये इस स्लाइड में आपको मालूम चल रहा है 4 तरीके के यहाँ पे रिलेशनशिप्स मेंशन है जिसमें वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज होती है, मतलब एक के किए की सजा दूसरे को दी जाती है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ गोइंग फॉरवर्ड. प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल एंड एजेंट, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं. अगर मैं आपको ये बोलूं, इफ आई से यू वन थिंग दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस बुक शॉप वेयर आई एम अ लॉ पब्लिशर बुक हाउस, जहां पे लॉ की बुक्स वगैरह पब्लिश भी होती हैं और साथ में एट द सेम टाइम हम सेल भी करते हैं. और आप भोपाल में बैठे हुए मेरे एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो वहां के मार्केट को, पूरे एमपी के मार्केट को कैप्चर करता है. तो अब आप क्या हुए? एजेंट हुए मेरे. आप क्या है? एजेंट है. मैं कौन हूं? आपका प्रिंसिपल. प्रिंसिपल और एजेंट वाला जो रिलेशनशिप है वो हम और डिटेल में देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. अभी के लिए आपको ये समझना है बच्चे कि जो प्रिंसिपल होता है, द प्रिंसिपल अपॉइंट्स द एजेंट टू डू समथिंग विच ही वाज सपोज्ड टू डू. मतलब एजेंट को इसलिए अपॉइंट किया गया है क्योंकि प्रिंसिपल कुछ काम जो करने वाला था वो अब किससे करवा रहा है? थ्रू द एजेंट. Okay, so basically I appoint an agent
and he will be carrying out an activity which I was owed to carry or I was supposed to carry. Is it quite simple and clear? So what this principle is based on which maxim? The maxim is qui facet per alium facet per se. मतलब वो इंसान जो खुद करने वाला था लेकिन वो खुद किसी और से काम करवा रहा है, तो लॉ की नजरों में ये माना जाता है कि वो खुद ही एक्ट कर रहा है. मतलब वो बुक्स बेचने का और क्लाइंट्स लेकर आने का, बाकी की बुक सेलर्स और बुक शॉप से बात करने का काम तो मेरा है, क्योंकि किताबें किसकी बिक रही हैं? मेरी बिक रही हैं. लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं हर स्टेट में जाकर बुक्स को बेच भी पाऊं. तो मैंने क्या किया, अपने हर स्टेट पे एजेंट्स अपॉइंट कर दिए. अब वो एजेंट क्या करते हैं? दे टेक केयर दैट मेरी बुक्स उन पर्टिकुलर स्टेट्स के मार्केट में अच्छे से सर्कुलेट करती रहें. तो मैंने एजेंट अपॉइंट किए, क्योंकि जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैं किसके थ्रू करवा रही हूं? एजेंट के थ्रू. तो द एक्शन विच आई शुड हैव बीन टेकिंग, आई एम डूइंग इट थ्रू अदर्स. दैट इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर. तो मैं इस केस में क्या हुई? मैं हुई जी प्रिंसिपल, और वो पार्टी क्या हुई? वो क्या होगा? वो एजेंट होगा. दैट इज क्वाइट सिंपल. तो क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से एक मैक्सिम है जिसका मतलब होता है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ. मतलब अगर मैंने किसी पार्टी को अपॉइंट किया है मेरे बिहाफ पे कुछ एक्ट करने के लिए, तो ये माना जाएगा कि मैंने ही एक्ट किया है. आई रिपीट इट इन इंग्लिश. इफ आई हैव अपॉइंटेड अ पार्टी टू represent me or to do any action which I was supposed to do, it will be presumed under law as if I have done that action. Is it quite simple and clear? तो इस केस में अगर एजेंट ने कुछ गलत काम भी करके आया, अगर एजेंट ने कुछ गलत काम भी कर आया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल मैं होंगी. आई विल बी रिस्पॉन्सिबल. Is it quite simple and clear? So what are we trying to tell you? We are just trying to tell you that if there is a party, principal party P, who has appointed A agent, and the agent has done something wrong, but who is getting punished? The principal will get punished. Why? Because there's a special relationship between the principal and the agent, and that relationship is of principal and that relationship is of agency. Is it quite simple and clear? तो यहां पर आपको सिंपल सी बात समझनी है. अगर आप किसी को अपॉइंट करते हैं टू एक्ट ऑन योर बिहाफ एंड दैट पर्टिकुलर पार्टी कमिट्स अ मिस्टेक, यू विल बी लायबल. एंड दिस इज व्हाट इज कवर्ड अंडर विकेरियस लायबिलिटी. तो पहला पॉइंट जी हमको क्लियर हो गया. ठीक है. सेकेंड पॉइंट आता है पार्टनर्स. अपन ने सुना होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि 12th क्लास में हमने इसके अकाउंट्स जरूर हमने अकाउंट्स वाले पोर्शन में से कवर किया होता है. एट द सेम टाइम हमने थोड़ा बहुत चीजें पढ़ी होती हैं कि हाउ द डिविजन ऑफ द प्रॉफिट्स विल बी एंड कैपिटल इंड्यूस कैसे किया जाता है. फिर हमने ये भी देखा था कि उसे कैसे आप डिसोल्यूट करते हैं. ये सारी चीजें हमने पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप अकाउंटेंसी में देखी थी. तो अब क्या होगा? पार्टनरशिप एक्ट आपको आएगा CS के सिलेबस में. तो अंडरस्टैंडिंग दैट एस्पेक्ट, अब क्या होता है क्लियरली समझिएगा. पार्टनरशिप एक्ट की बात हो रही है यहां पे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ओके, बिकॉज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इज अ सेपरेट एक्ट, वेयर एज पार्टनरशिप एक्ट सिंपल वाली पार्टनरशिप 1932 इज अ सेपरेट एक्ट. हम बात कर रहे हैं यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स की नहीं. किसकी बात हो रही है यहां पे? पार्टनर्स की. पार्टनर्स कौन से, कहां के पार्टनर्स? पार्टनरशिप एक्ट वाले पार्टनर. कौन से वाले पार्टनर्स है जी? ये पार्टनरशिप एक्ट वाले. हाँ ठीक है. तो पार्टनरशिप एक्ट में ये क्लियरली स्टेटेड है कि अगर आपके इफ देयर आर 3 पार्टनर्स, प्रिज्यूम करो एग्जांपल में 3 पार्टनर्स हैं. ए पार्टनर ने कुछ रॉन्ग करके आया, ही हैज डन समथिंग सिविल रॉन्ग, सम सिविल रॉन्ग, देन और वो जो काम करके आया है वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए करके आया है, उसने पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट किया था वहां पर. तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट विल हैपन? बाकी के 2 लोग भी क्या होंगे? उसके इनअप्रोप्रिएट एक्ट के लिए लायबल होंगे. आई विल रिपीट इट अगेन. अगर 3 पार्टनर्स हैं और ए पार्टनर ने कुछ गलत काम करके आया है पार्टनरशिप बिजनेस में, तो बी और सी भी लायबल होंगे उस चीज के लिए. ठीक है, दिस इज क्वाइट सिंपल. आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश. इफ देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C,
and if one of them has committed something wrong, then the other two partners will also be liable for that wrongful act. Is it quite simple and clear? यहां पे एक वर्ड मेंशन्ड है joint and several. ये वर्ड्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जॉइंट और सेवरल दोनों का मीनिंग बहुत अलग है. मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूं. हमने क्या बोला अभी, ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं जी. ठीक है, ए, बी, सी और तीन पार्टनर्स है. गलत काम कौन करके आया था हमारे एग्जाम्पल में? ए हैज कमिटेड अ रॉन्ग. उस रॉन्ग की वजह से पार्टनरशिप फर्म को कितने रुपए का चूना लगा? 1,20,000 का. 1,20,000 इज द टोटल पेनाल्टी, टोटल डैमेज विच द पार्टनरशिप फर्म हैज टू पे. अगर हम ये मानकर चले कि ये सभी इक्वल पार्टनर्स वगैरह हैं, तो होगा क्या? आपको 1,20,000, क्योंकि ये वर्ड क्या कह रहा है, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज जॉइंट. यहां पे जॉइंट एंड सेवरल. तो जॉइंट अगर मैं बोलूं, इसका मतलब है हमको क्या करना है, ये 1,20,000 को तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे. मतलब तीनों इंसानों को कितना कितना पे करना है? 40,000, 40,000, 40,000. तो मतलब ए कितना पे करेगा? 40. बी कितना पे करेगा? 40. सी कितना पे करेगा? 40. क्वाइट सिंपल एंड क्लियर. लेकिन अगर आप मानो, जस्ट अ प्रिजम्पशन, अब क्या हुआ यहां पे बच्चे, सिर्फ जॉइंटली अगर बोला जाता तो 40 40 40 पे बात खत्म हो जाती. लेकिन आगे भी बढ़े हम इस पे, 40 40 40 के आगे अगर हम बात बढ़े, तो यहां पर देखिए क्या हुआ, देखते जाइए आप अच्छे से. टोटल लायबिलिटी कितनी थी? 1,20,000 की. ठीक है, जॉइंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है, डिवाइड कर दो आपस में. ए को कितना पे करना है? 40,000. बी को कितना पे करना है? 40,000. सी को कितना पे करना है? 40,000. क्लियर? अब आप मानकर चलिए कि ए ने अपना पूरा 40,000 पे कर दिया है जी. ए ने पूरा अपना 40,000 पे कर दिया है. ठीक है, बी ने भी अपना पूरा 40,000 पे कर दिया है. ठीक है, लेकिन सी 20,000 ही सिर्फ पे कर पाया था. सिर्फ 20,000 ही पे कर पाया था. ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो रिजोल्यूट अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास और पैसे है ही नहीं पे करने के लिए. तो अभी 1,20,000 में से हमने कितने पैसे जमा कर दिए हैं, कितनी अपनी पेनाल्टी को एड्रेस कर दिया है? 40 + 40 + 20 इज इक्वल टू 1,00,000. 20,000 अभी और बचे हैं देने के लिए, जो कि टेक्निकली किसको देना चाहिए? सी को. लेकिन यहां पे वर्ड सिर्फ जॉइंट नहीं है. अगर सिर्फ जॉइंट वर्ड होता और सी के पास केवल 20,000 रुपए होते देने के लिए, तो बात वहीं खत्म हो जाती. बात वहीं खत्म हो जाती. वर्ड क्या है? जॉइंट एंड सेवरल. सेवरल का मतलब क्या होता है, अगर हमने जॉइंटली किसी लायबिलिटी को एड्रेस करने की कोशिश करी, जैसे यहां पे 40 40 40 तीनों को पे करना चाहिए था, लेकिन बाय एनी मीन्स कोई एक पार्टनर अगर वो उतना अमाउंट नहीं पे कर पाया, तो बाकी के जितने बचे लोग, बचे कुछ पार्टनर्स होंगे, वो उस अमाउंट को पे करेंगे. मतलब सेवरली हो गया. इस केस में सेवरली का मतलब क्या होता है कि आपको एक बात समझनी है, आप लोग जॉइंटली तो लायबल हो ही, इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन अगर उनमें से एक भी अगर ऐसा पार्टी निकलेगी जो उस लायबिलिटी को पे नहीं कर पाएगा, तो बाकी जितने बचे कुचे होंगे उनको उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो अब यहां पे क्या हुआ, अभी भी सी के 20,000 बचे हुए हैं, लेकिन हमारा सी क्या हो गया जी? इंसॉल्वेंट हो गया है. अब उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो ये 20,000 अब कौन पे करेगा? ये लोग पे करेंगे. 10,000 और पे करेगा ए, और बी भी फिर 10,000 और पे करेगा. तो अब टोटल कितने पेमेंट्स बाकी, अब कितनी टोटल पेमेंट हो चुकी है? 40 + 40 + 20, 1,00,000 ऑलरेडी पेड थी. इसने कितना पेमेंट नहीं किया था? 20,000. वो 20,000 कैसे पे करा हमने? वो 20,000 हम 1,00,000 1,00,000 करके पे कर, सॉरी 10,000 10,000 करके पे कर रहे हैं. तो दिस इज व्हाट जॉइंट एंड सेवरल मीन्स. जॉइंट का मतलब होता है पहले हम लायबिलिटी को आपस में आप लोग के इक्वली बांट देंगे, और उसके बाद क्या होगा, अगर उनमें से कोई एक इनकेपेबल निकलेगा या नहीं पे कर पाया, तो ये मत समझिएगा कि लायबिलिटी खत्म हो गई, बाकियों पर उसका इंपैक्ट आएगा. सेवरली मतलब सिवियर, खत्म. जब तक पूरी लायबिलिटी फिनिश नहीं होती तब तक इंपैक्ट आता रहेगा. इज इट क्वाइट सिंपल एंड क्लियर? तो यहां पर गलती किसने करी थी हमारे एग्जाम्पल में? ए ने. लेकिन बी और सी ने भी भुगतान किया उसका. सो दैट इज व्हाट विकेरियस लायबिलिटी मीन ओवर हियर. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर. नेक्स्ट आपका आता है मास्टर एंड सर्वेंट का.
मास्टर एंड सर्वेंट का एग्जाम्पल, मास्टर एंड सर्वेंट की बात करी जाए, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन योर नोट्स एंड देयरफॉर अगर आपको स्क्रीन पे कुछ छोटा देखने में प्रॉब्लम वगैरह हो रही होगी तो आप नोट्स में भी देख सकते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द टर्म मास्टर एंड सर्वेंट, मास्टर एंड सर्वेंट का हमको एग्जाम्पल बहुत ही क्लियर पता है. अगर आपकी मेड ने आपके घर से कचरा उठा के बाजू वाली आंटी के घर में जाकर डाल आया तो वो आंटी उस मेड को पनिश नहीं करेगी, बल्कि वो क्या करेंगी, आपके पास कंप्लेन लेकर आएंगी. क्यों? क्योंकि हम एक मैक्सिम पे बिलीव करते हैं जिसका नाम होता है रिस्पोंडेंट सुपीरियर. इसका मतलब होता है कि लेट द मास्टर बी आंसरेबल, लेट द मास्टर बी लायबल. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आप गए जी एक कॉफी शॉप पे कॉफी पीने के, ठीक है, आपने एक कॉफी ऑर्डर करी एंड अभी आपने एक हॉट कॉफी ऑर्डर करी, यू ऑर्डर अ कैपुचिनो और लैटे समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो गरम गरम जी कॉफी आई आपके पास और वेटर जो लेकर आया कॉफी उसने क्या किया, उसने बाय मिस्टेक आपके ऊपर कॉफी गिरा दी, बाय मिस्टेक आपके ऊपर कॉफी गिरा दी. लेकिन कॉफी बहुत ज्यादा गर्म थी, बहुत ही ज्यादा गर्म थी. पहले तो आपने सोचा चलो ठीक है, और वो आपके पैंट्स वगैरह पे गिर गई, आपको फील हुआ चलो ठीक है, इट्स ओके. अब जब घर गए तो आपने रियलाइज किया कि शिट मुझे बहुत ज्यादा बर्न्स हो गए एंड दैट आई विल नॉट बी इवन एबल टू वेयर माई पैंट्स फॉर अ कमिंग वीक. आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला कि ये सिवियर बर्न्स हैं. तो अब क्या हुआ, पहले तो आपने इतना कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, लेकिन फिर आपको ऐसा लगा शिट ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर भी होगा एंड आई शुड बी सुइंग दैट कॉफी शॉप. तो आप जाएंगे कॉफी शॉप में और आप पर्सनली जाके उस बंदे को जो कि वेटर था उसको जाके वो स्यू नहीं करेंगे, बल्कि आप तो किसको कंप्लेन करेंगे, कॉफी शॉप के मैनेजर को कंप्लेन करेंगे कि ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है. तो जो भी उसका ओनर होगा वो लायबल होगा. यहां पे क्या हुआ, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप. इज इट क्वाइट सिंपल एंड क्लियर. मतलब जो सुपीरियर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मैक्सिम ये बोलती है. और टेक्निकली दूसरा यहां पर इन्होंने क्या बोला हुआ है कि क्विट फेसिट पर एलियम फेसिट पर से भी इसमें अप्लाई होगा. क्यों? क्योंकि कॉफी शॉप में कॉफी बेचने के लिए उस ओनर ने कॉफी शॉप ओपन करी है, लेकिन कॉफी सेल आउट करने के लिए उसको बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी. और वो बंदा वहां पे जो वेटर है जो कॉफी सर्व कर रहा था आपको, वो क्या कर रहा था, ही वॉज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द मास्टर, द ओनर, एंड देयरफॉर it will be presumed that he himself has acted. और इसकी पनिशमेंट जो भी आप उससे जो भी अमाउंट लेंगे, जो भी आपको डैमेजेस, जो भी बर्न्स हुए हैं, डॉक्टर का एक्सपेंडिचर हुआ है, वो कौन पे करेगा आपको, ओनर. ओनर ये नहीं बोलेगा कि मैंने थोड़ा ना जलाया है, आई डोंट केयर अबाउट इट, मैंने थोड़ा ना जलाया, जिस वेटर ने जलाया जाओ जाकर उसको पकड़ो. वेटर अभी भी वही है, काम कर रहा है, उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आज की डेट में भी है. तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी कुछ रॉन्ग कमिट हुआ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर आपस में उस दिन है, तो उस रॉन्ग के लिए जिम्मेदार कौन होगा, एम्प्लॉयर होगा, मास्टर होगा. ठीक है, दैट इज क्वाइट सिंपल. यहां पर अब आते हैं एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. ऊपर मास्टर एंड सर्वेंट पे आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी बोल सकते हो. ये आ रहा है एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. ये एम्प्लॉयर आपका जॉब वाला एम्प्लॉयर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वाला एम्प्लॉयर है. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वाला एम्प्लॉयर मतलब कि आपने किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम करने के लिए एम्प्लॉय किया है, ठीक है, वो आपका एम्प्लॉय नहीं बन जाता, वो अभी भी क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर रहेगा. दैट इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर. ठीक है, ओके. अगर आपने किसी इंसान को, प्रिज्यूम करिए, ठीक है, अगर आपने किसी इंसान को हायर किया और आपने उसको बोला कि आप एक काम करिए, एक चिमनी बिल्ड करनी है, आप इस चिमनी को बिल्ड करिए, ठीक है, और आपका जो वो इंसान था वो क्या था, वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था. उसने चिमनी बिल्ड करनी शुरू करी, लेकिन चिमनी बिल्ड करते वक्त उसने जो फिटिंग करनी थी वो इतनी प्रॉपर्ली नहीं करी, और जब वहां से फ्लेम्स वगैरह और जब वहां से आपका सारा का सारा धुआं उठना शुरू हुआ, तो वहां पर पीछे कुछ इलेक्ट्रिक फिटिंग्स रही होगी, जिसकी वजह से वो हीट अप होने की वजह से क्या हो गया, आग लग गई, वहां पर कोई प्रॉब्लम हो गई. ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने बताया था उस पार्टी को, किस पार्टी को, जिसने उसको एम्प्लॉय किया था कि आप ये काम करने के लिए आइए हमारे यहाँ पे, बताया था कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है वहां पर? नहीं बताया था.
नहीं बताया था, तो क्या हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए जिस इंसान ने उसको एम्प्लॉय किया है काम करने के लिए उसको गलत ठहरा सकते हैं? द आंसर इज नो. यू कैनॉट ब्लेम the person who has employed an independent contractor for a mistake committed by independent contractor. But if during the process the independent contractor has told the problem to the employer, if during the process the independent contractor has told the problem to employer but still the process was continued, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर के पास वो नॉलेज था कि कुछ गलत हो सकता है, लेकिन तब भी उसने बोला हाँ करने दो, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एम्प्लॉयर, जिसने उस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉय किया है, वो गलत, उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी, विकेरियस लायबिलिटी बन जाएगी. मतलब आपको क्लियर शब्दों में समझना है एक बात को, कि अगर आपने, यू आर द पर्सन हु हैव एम्प्लॉयड अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, if the independent contractor commits a mistake, then the liability will not be yours. But if the independent contractor tells you about what things were committed and you have consented to it, you have given the consent, then in that case you will be liable even for the mistake which was committed by independent contractor. तो अभी तक हमने देखा विकेरियस लायबिलिटी में वो क्या बोलता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में, कि अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कुछ गलत समझ में आया और उसने सामने वाली पार्टी को नहीं बताया, तो सामने वाली पार्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बल्कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ही अलग से रिस्पॉन्सिबल होता है. बल्कि कल जब हमने पढ़ा था तो हमने रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में देखा था कि रायलैंड की मिल के नीचे जो शैफ्ट्स थे उसकी भनक किसको लग चुकी थी? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को. और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जानते हुए भी किसको नहीं बताया था? रायलैंड्स को बताया कुछ नहीं था. ठीक है, फ्लेचर ने केस फाइल किया क्योंकि उसकी सारी की सारी आपकी उसकी कोल माइंस खराब हो गई थी, तो रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया गया था उस केस में? इफ यू रिमेंबर, रायलैंड को. तो अगर हम उसको, उस इंसिडेंट्स को आज की पढ़ाई से रिलेट करें तो हमको लग रहा है शेडी तो गलत हो गया, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने आपको कुछ बताया नहीं तो फिर वही जिम्मेदार रहेगा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. लेकिन अगर उसने आपको कुछ बता दिया और आपने कंसेंट दे दिया तो आप जिम्मेदार होंगे. बल्कि कल के केस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने रायलैंड को कुछ नहीं बताया था. यस, यू आर राइट, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. बट द थिंग इज कि यहां पर उन लोग ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को एक्सेप्शन की तरह डाल दिया. मतलब ये आपको ये कहना चाहते हैं कि नॉर्मली, देखो सुनो अच्छे से सुनना, ठीक है, नॉर्मली व्हेन एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज एम्प्लॉयड, the employer will not be responsible for the wrongs committed by the independent contractor. But if during the course of his employment the independent contractor gets to know about certain mistakes, certain problems which he has reported to the employer and the employer has consented to it, then who will be responsible? Employer. And in the case of strict liability also, who will be responsible? Employer. Because they are clearly stating it over here. See, the employer is liable only if the tort is committed with employer's consent or where it falls under strict liability. Clear है? Clear है concept? हाँ जी, चलिए. तो vicarious liability हमको समझ में आ चुकी है. Principal and agent, partners, master and servant, employer and independent contractor. We are on to the last topic of remedies under the torts, and which goes like this. पहला तो आपको आता है जुडिशियल रेमेडीज, फिर आता है आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज. अगर हम बात करें जुडिशियल रेमेडीज की, रेमेडी का मतलब तो हमको मालूम है कि भैया कुछ गलत घटित हो गया है हमारे साथ और वो लीगल डैमेज की आइज में आ भी रहा है, तो अब मुझे क्या चाहिए? कुछ भरपाई चाहिए, कुछ रेमेडी चाहिए. तो दो तरीके के हैं. इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू कि अगर आपके रूम में
कोई ड्रंक पर्सन आ जाता है तो आपके पास राइट है कि आप उसे उठा के बाहर फेंक दें, था ना राइट? एग्जैक्टली। लेट्स टुडे डील विथ जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। जुडिशियल रेमेडीज का मतलब होता है जो कि आपको रेमेडी दी जाएगी व्हेन यू विल अप्रोच द जुडिशरी, मतलब कोर्ट्स जाना पड़ेगा, जुडिशरी को अप्रोच करना पड़ेगा, तब इस तरीके की रेमेडीज मिलेंगी। ठीक है, इसके केस में याद रखिएगा कोर्ट का इंटरवेंशन मस्ट है। इंटरवेंशन मतलब इन्वॉल्वमेंट। इन द केसेस ऑफ द जुडिशियल रेमेडीज, since you have to approach the judiciary to get the remedy, to get the relief, therefore intervention or involvement of the court is a must. You cannot have a judicial remedy without going to the court, but there are certain remedies which you can have without going to the court. Those are extrajudicial remedies. ऐसी रेमेडीज जो कि जिसके लिए आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, बल्कि वो सेल्फ हेल्प की थ्रू भी आपके पास अवेलेबल होती है। इसमें कोर्ट के इंटरवेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट इन हिंदी। ऐसी रेमेडीज जिसके लिए आपको जुडिशरी के पास या कोर्ट्स के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें आप क्या बोलते हो? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। और ऐसी रेमेडीज जिसके लिए आपको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होगी, उसे हम क्या कहते हैं? जुडिशियल रेमेडीज। आई रिपीट अगेन इन इंग्लिश, द रेमेडीज विच आर अवेलेबल टू यू ओनली थ्रू इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, involvement of the court, and which are available only by approaching the judiciary and court are termed as judicial remedies. And the remedies which you can carry out even without going to the court, for example self-help, that will be termed as extrajudicial remedies. Of course, अब बैटरी अगर हुई होती, इमेजिन करिए बैटरी अगर हुई होती, किसी ने छेड़छाड़ करी आपके साथ बस में, आप कोर्ट जाने तक का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाद में जाएंगे वो ठीक है, पहले तो आप वहीं जड़ देंगे, उसको एक थप्पड़ मार देंगे बस। तो वो क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल। क्लियर है? चलिए, जुडिशियल रेमेडीज। इफ यू कम डाउन टू द टॉपिक जुडिशियल रेमेडीज, आई जस्ट नीड टू टेल यू वन थिंग एंड दैट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर कि ये 3 तरीके की रेमेडीज आपको आपके सिलेबस में इस जगह पे पढ़ाई जा रही है। डैमेजेस और कॉम्पनसेशन। ये देखिए, ये जो पिक्चर है, दिस इज रिलेटेड टू डैमेजेस एंड कॉम्पनसेशन, दिस इज रिलेटेड टू फर्स्ट। ओके, मतलब इतना नुकसान हो गया जी, मेरा इतना नुकसान हो गया, और देयरफॉर आप मुझे क्या देंगे? डैमेजेस पे कर। ठीक है, दैट इज क्वाइट सिंपल। एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने फ्लाइट को इंश्योर करा था कंप्लीटली, उसके बाद भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ऐसी चीज हो गई, वॉट एवर द केस वुड हैव हैपेंड, आपका जितना भी लगेज था वो गायब हो गया। ठीक है, चोरी हो गया, नहीं मिल पा रहा आपको। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? द एयरपोर्ट, द एयरलाइन सर्विस, एंड दे विल बी पेइंग यू द डैमेजेस, द कॉम्पनसेशन। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट इज क्वाइट सिंपल एंड क्लियर। ये तो समझना बहुत सिंपल था। इंजंक्शन सुनिए। इंजंक्शन में आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ऐसे स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है, स्टॉप इंजंक्शन। यहां पे क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं इंजंक्शन को। ओके, प्रिज्यूम करिए कि कोई स्पेसिफिक जगह पे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लॉज होते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन है कि हम सिर्फ 3rd फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और उसके ऊपर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। तो अब यहां पर क्या हुआ, ए ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया और वो 3rd फ्लोर से ऊपर 4th फ्लोर पे भी जाने लग गया, 5th फ्लोर पे भी जाने लग गया। अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बी उसके बाजू में रहता था, उसके घर में हवा का और सनलाइट का जो सोर्स था वो कम होने लग गया, जिसकी वजह से उसने क्या किया, उसने जाके केस फाइल कर दिया कि दिस पर्सन इज एक्सीडिंग वॉट एवर इज गिवन इन द लॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, क्योंकि इसने परमिशन भी ली नहीं है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉ क्या करेगा, जुडिशरी क्या करेगा, उसको बोलेगा वहीं स्टॉप हो जाओ, स्टॉप देयर। क्लियर? दूसरा एक एग्जाम्पल की तरह इसको समझते हैं। ठीक है,
समझ लीजिए आपके और आपके चाचा लोगों की एक कॉन्ट्रोवर्सियल लैंड है, इट्स अ कॉन्ट्रोवर्सियल लैंड, ओके। अब कॉन्ट्रोवर्सियल लैंड्स में नॉर्मली कंस्ट्रक्शन वगैरह होता नहीं है जब तक कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रोवर्सी सॉल्व ना हो जाए। तो एक फाइन मॉर्निंग आप उठते हैं और आपको दिखता है कि रातों रात वहां पे पूरी फेंसिंग हो चुकी है उस कॉन्ट्रोवर्सियल लैंड पे और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया अंदर, और वो कौन करा रहा है? वो आपके चाचा करवा रहे हैं। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पापा क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं, ही विल रन टू द कोर्ट एंड द कोर्ट, व्हाट विल द कोर्ट डू? दे विल फाइंड आउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स कि ये कॉन्ट्रोवर्सियल लैंड है और वहीं पे इंजंक्ट कर देंगे, इंजंक्शन का ऑर्डर पास करेंगे। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? रुक जाओ, स्टॉप, दिस इज अ रेमेडी। क्योंकि अगर वो कंस्ट्रक्शन होने देते आगे तो वो तो कॉन्ट्रोवर्सियल लैंड थी, हो भी सकता था ना कि फ्यूचर में फैसला आपके फेवर में होता, तो फिर क्या, वहां पे तो चाचा ने कब्जा कर लिया था। तो इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर स्टॉप, व्हेन द कोर्ट पास द ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। इज इट क्वाइट सिंपल? देन देयर इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जो चीज मेरी खोई है वही मुझे चाहिए, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कॉम्पनसेशन से नहीं बनेगी बात, जनरल एनरल कुछ नहीं है जी लाइफ में, स्पेसिफिकली वही चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। प्रिज्यूम करिए कि मेरा एक बहुत ही पुराने, मोर देन 100 ईयर ब्रास का एक पॉट था, एक बहुत सुंदर सा शोपीस था। वो मेरे दादाजी पर दादाजी के जमाने का था। वो मैंने आपकी शॉप में, आप क्या करते हैं? आप ब्रास के और बाकी की सारी चीज, मेटल्स की चीजों को चमकाते हैं। वो मैंने आपको दिया और आपको बोला इसको चमकाना। अब आपकी आंखें ही चमक गई उसको देख के, इतना पुराना, इतना एंटीक पीस था कि आपने क्या किया? आपने उसका एक डुप्लीकेट सा बनाकर, और जो असली वाला था उसको आपने क्या किया? आपने प्लान किया इसको तो मैं सेल आउट कर दूंगा जी। आपने इसको सेल आउट करने का भी पूरा प्लान कर। अब यहां पे क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। मुझे जब आपने नकली पीस दिया तो मैं समझ गई कि ये तो नकली है, तो मैं वापस आई, लेकिन आप तो ऑलरेडी उस किसी और पार्टी को दे चुके थे। मैंने आपको स्यू कर दिया और आप, कोर्ट कहता है कि ठीक है अब आपको नुकसान हुआ है तो एक काम करिए, हम कॉम्पनसेशन दिलवा देते हैं। इससे क्या दिलवा रहे हैं जी? डैमेजेस। मैं बोलती हूं नहीं 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 नहीं, उस ब्रास के पॉट के साथ सिर्फ पैसे वैसे का रिलेशन नहीं है मेरे तो उससे इमोशंस अटैच्ड है, क्योंकि वो मेरे दादाजी की आखिरी निशानी थी। वो तो मुझे चाहिए, वही वाला मुझे चाहिए जो कि मेरा खोया है। तो यहां पे मैं क्या मांग रही हूं? आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग फॉर द थिंग विच आई हैड अ राइट ऑन, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। क्वाइट सिंपल एंड क्या। तो जुडिशियल रेमेडीज कितनी प्रकार की देखी? 3। या तो पैसे ले लो जी, डैमेज और कॉम्पनसेशन दिख रहे हैं। दूसरा, कोई चीज हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, कुछ रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, उसको वहीं पे क्या कर दिया जाएगा? स्टॉप, इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर देगा कोर्ट। तीसरा क्या होता है? स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। जिस चीज की बात हुई थी वही मुझे चाहिए, कुछ और मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, सिंपल एंड क्लियर। अब आता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। इफ आई टॉक अबाउट एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, इसके लिए आपको कोर्ट्स में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके लिए आपको कोर्ट्स में रिक्वायरमेंट जाने की नहीं होती, बल्कि आपको आप खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसको एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, देयर आर फ्यू। फर्स्टली हम देखते हैं सेल्फ डिफेंस। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या समझाऊं मैं तुमको? बस का एग्जाम्पल दिया था ना अभी आपको कि किसी ने अगर बैटरी करी, वहां पे ही रीजनेबली जड़ के आना। रीजनेबली का मतलब नहीं होता कि मेरे बैग में एक चाकू भी रखा है तो मैं खोप दूं, दैट इज अनरीजनेबल। क्लियर है? तो वो आपको क्या कह रहे हैं कि आप अगर आपके साथ कुछ भी रॉन्ग घटित हुआ है तो अ पर्सन कैन यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। सामने से कोई इंसान आ रहा था हाथ में अपने बैट लेकर मुझे मारने के लिए, मैंने कराटे सीखे हुए थे, मैंने दिया घुमाकर, वहीं चारों खाने चित्त। ये देखिए पिक्चर, ये लड़का अप्रोच कर रहा है इस लेडी को, इसने क्या किया? बाइट। कोर्ट नहीं जाएगी अब ये टाइम वेस्ट करने। सेल्फ डिफेंस, समझ में आ रही है? इसमें इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों?
बिकॉज इसने क्या किया था, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजनेबल एक्शन लिया था, रीजनेबल फोर्स अप्लाई किया था. ठीक है, रीजनेबिलिटी विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ केस टू केस. ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास. प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, इसमें क्या होगा, वो कहते हैं कि अगर प्रिज्यूम करिए अच्छे से, बहुत सिंपल है ये. यू रिमेंबर वाला एग्जांपल जिसमें कि आप मेरे गार्डन में घूमते हुए आ गए थे सुबह वॉक करते हो, और मैं चाय का एक कप लेके अपनी बालकनी में आई थी और मैंने देखा ओ ये इंसान यहां पे क्या कर रहा है. अभी आप वॉल से बस कूदने ही वाले थे, मैंने क्या किया, अपने टॉमी को आपके पीछे छोड़ दिया. टॉमी उसका नाम है, लेकिन वो बहुत डेंजरस ब्रीड है. और टॉमी ने क्या किया, भौंक भौंक के आपको वॉल से नीचे गिरा दिया. यहां पर मैंने आपको घुसने भी नहीं दिया था, प्रिवेंट कर दिया ट्रेसपास को. आई हैव प्रिवेंटेड द ट्रेसपास. आई कैन डू दैट. दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेमेडी. ट्रेसपास होने वाला था, हमने उसको रोक दिया. लेकिन प्रिज्यूम करिए कि आप अंदर आ गए, और फिर मैंने आपको आपके पीछे टॉमी छोड़ा, तो क्या हुआ, आपने ट्रेसपास कर लिया था, अब हम आपको इजेक्ट कर रहे हैं. व्हाट आर वी डूइंग, वी आर इजेक्टिंग यू. इजेक्ट का मतलब क्या होता है, आप बाहर फेंक रहे हैं. या तो टॉमी छोड़ दूंगी मैं आपके पीछे, अपना खूंखार कुत्ता, या फिर मैं अपने गार्ड्स को बुलाऊंगी और बोलूंगी कि इसको बाहर निकालकर फेंको. तो आई कैन टेक रीजनेबल एक्शन टू प्रिवेंट अ पार्टी फ्रॉम ट्रेसपासिंग माई प्रॉपर्टी, और आई कैन ऑल्सो गेट हिम इजेक्टेड. बाहर भी निकलवा सकती हूं. ठीक है, अगर वो ऑलरेडी मेरी लैंड पे आ चुके हैं. क्लियर है, ये तो बहुत सिंपल है. री एंट्री ऑन द लैंड, ये क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अगर आपको रॉन्गफुली आपकी लैंड से निकाला गया है, आपकी लैंड से निकाला गया है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पीसफुली वापस उस लैंड पर जाकर पोजेशन उस लैंड का ले सकते हैं. पीसफुली भी ले सकते हैं और रीजनेबल मैनर से भी ले सकते हैं. रीजनेबल मैनर मतलब जो कि उस सिचुएशन के हिसाब से ठीक होगा. लेकिन आप अंडरवर्ल्ड के डॉन को ले गए और वो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में AK-47 लेके गया और बोल रहा है मार डालूंगा, काट डालूंगा, अनरीजनेबल है. समझ में आ रही है आपको? तो ये आपको कह रहे हैं कि अगर आपको रॉन्गफुली आपकी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया गया है, तो आप रीजनेबल और पीसफुली उसमें वापस जा सकते हैं. अगर वो इंसान नहीं जाने दे रहा है तो टेंशन की बात नहीं है ना. वी ऑलरेडी हैव जुडिशियल रेमेडीज एज वेल. लेकिन पहले आप ट्राई तो करिए. यू शुड बी फर्स्ट ट्राइंग टू री एंटर योर लैंड ऑफ विच यू वर डिस्पोज्ड ऑफ रॉन्गफुली. समझ में आई बात? ठीक है, ओके. नेक्स्ट आता है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस. ओके, रिज्यूम करते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं. उसी एग्जाम्पल में जिसमें आप मेरे गार्डन में घुस आए थे, रिमेंबर, आपने अपनी एक बेहतरीन फोल्डिंग चेयर भी लेकर आया है. ठीक है, साथ में एक योगा मैट भी लेकर आया है, साथ में थोड़े डंबल्स भी लेके आए हैं. लॉकडाउन चल रहा है, जिम तो खुले नहीं है. आपने वहीं मेरे गार्डन में चेयर लगाई, साथ में आपने योगा मैट्स लगाई, कुछ डंबल्स रखे, साथ में आपका थर्मस भी था जिसमें आप अपने लिए ग्रीन टी लाए थे, और साथ में एक अम्ब्रेला भी था जो आपने कुर्सी के पास लगा लिया छाए के लिए. ओके, अब आप वहां योगा करने लग गए और उसके बाद आपका प्लान है वहां पे ग्रीन टी पीने का. मैंने आपको ऊपर से देख लिया अपना टी पीते हुए, तो मैं आपके साथ बैठकर आके चाय पीऊंगी? एक्सक्यूज मी, नहीं. पहले बात तो है कि मैं आपको उठा के बाहर फेंकूंगी, वो तो यहीं कवर हो गया था ना. दैट वॉज कवर्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास. आई कैन गेट यू इजेक्टेड. दूसरा, आप क्या बोलेंगे, पहले मैं अपना सामान इकट्ठा कर लूं. जब टॉमी आपके पीछे पड़ा होगा तो आप तो भाग जाएंगे. तो वो जो सामान है जो आप छोड़ के गए, जो न्यूसेंस आपने क्रिएट किया है मेरी प्रॉपर्टी पर, उसको मैं क्या कर सकती हूँ, अबेट करवा सकती हूँ. आई कैन गेट इट टर्मिनेटेड. मैं वो सारे के सारे सामान को उठवा के बाहर अपने गार्ड से फेंकवा दूंगी. क्लियर है? ठीक है जी. तो अगर कुछ भी जगह पर आपने रॉन्गफुली कुछ चीज करी है तो उसको वहां से उखड़वा के फेंकवाया जा सकता है. क्लियर है? ओके. डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, इसका मतलब क्या होता है, ये भी आपको यहीं पिक्चर से समझ में आएगा. यहां पे देखिए ये उठा के बाहर फेंक रहे हैं, इधर पर देखिए क्या हो रहा है. इसका भी एक एग्जाम्पल है. आपको आ गया बहुत जोर से गुस्सा. आपने सोचा
कि ये हमेशा मेरे पीछे टॉमी को छोड़ देती है, टॉमी बहुत नालायक है, बहुत ही नालायक, इसने मुझे काटने की कोशिश करी है। आपके पास एक बुल था, बहुत ही डरावना, बहुत ही डरावना। टॉमी उसके सामने कुछ भी नहीं था। आपने क्या किया, अगले दिन सुबह आए आप वापस, इस बार आपने ट्रेस पास नहीं किया, आपने उस बुल को अंदर भेजा, और उस बुल को देखते ही मेरे टॉमी की तो क्या हो गई, जान निकल गई जी। वो किनारे में जाके बैठ गया, और तो और उस बुल ने क्या किया, मेरे सारे गार्डन को तहस नहस कर दिया। आपने ट्रेनिंग दी थी ना उसको, आपने उसको सिखा के भेजा था। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट हैज हैपेंड, आई हैव नाउ सफर्ड अ डैमेज बिकॉज ऑफ यू। सो व्हाट आई कैन डू, जो भी ये नॉर्मली आपके जो ये जितने भी तरीके के होते हैं ना, एनिमल्स वगैरह या लाइव स्टॉक्स वगैरह, ये सब जितने भी चीजें हैं उस पे इनके केस में कवर होता है। मैं क्या करवा सकती हूँ, मैं अपने गार्ड्स वगैरह और इन सब के द्वारा आपके ऑक्स को, आपके बुल को अपने वहां गार्डन पे बंधवा सकती हूँ। और आप ऑफकोर्स मुझे आपके बुल का कुछ नहीं करना, लेकिन जो आपने इतनी तोड़ताड़ मचाई है मेरे गार्डन पे, पहले उसके पैसे पे करिए और फिर अपने इस बुल को लेकर जाइए। इसको कहते हो आप डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। मतलब आप जिस चीज ने तहस नहस किया आपकी जगह को आकर, आप क्या करेंगे, उसको डिटेन करके रख देंगे। और उससे क्या होगा, डिटेन क्यों करके रखा, आप सामने वाली पार्टी को बोल रहे पहले पैसा पे करो फिर ही तुम इसको लेकर जा सकते। ठीक है, ये क्यों आया, ये तो एग्जाम्पल अपन लोग ने रिलेट करते करते इधर पर आ गया पिक्चर पे। लेकिन प्रिज्यूम करिए कि मेरी एक लैंड है और वहां पे मैंने कुछ क्रॉप्स वगैरह उगा के रखी हुई हैं, और आपकी भेड़ बकरियां हैं, आप भेड़ बकरी आपकी चराते चरते यहां पर आ गई हैं और उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया मेरे क्रॉप्स को। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या कर सकती हूँ, आपके भेड़ बकरियों को अपने पास जब्त करके रख सकती हूँ अनटिल अनलेस आप मुझे डैमेजेस पे। क्लियर है, दैट इज डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। मतलब मुझे जाना ही नहीं पड़ा कोर्ट। अब तो पहले अगर आपको अपनी भेड़ बकरियां चाहिए तो पहले आप मुझे कॉम्पनसेशन पे करिए, नहीं तो मैं आपकी भेड़ बकरियां बेच के भी कॉम्पनसेशन निकलवा। क्लियर है, ओके। दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में एक और आता है, रिकैप्शन ऑफ गुड्स। मतलब जो चीज आपकी थी, जो आपसे रॉन्गफुली ले ली गई, उसको आप वापस पाने का अधिकार रखते हैं पीसफुली या फिर अप्लाइंग रीजनेबल फोर्स। पीसफुली या अप्लाइंग रीजनेबल फोर्स। अब मन में क्वेश्चन उठा होगा कि इसमें ये जोमेटो वाला एग्जाम्पल क्यों है, तो रीसेंट एग्जाम्पल था और अभी याद भी आप सबको पता है केस में क्या हुआ था। केस में यही हुआ था ना कि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर था, थोड़ी सी देर, ऐसा कहा जा रहा था कि थोड़ी सी देर में वो बंदा आया था, मैं वहां पर नहीं थी तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बंदा थोड़ी सी देर में आया और वॉट एवर द केस में भी, और इस महिला ने क्या किया, उसको बेसिकली पैसे देने से मना कर दिया। इस डिलीवरी बॉय ने क्या बोला, मैडम आप पैसे नहीं देंगी तो मैं डिलीवरी का ऑर्डर आपके यहाँ नहीं छोड़कर जा सकता। वो डिलीवरी ऑर्डर टेबल पे रखा हुआ था उस बंदे ने, लेकिन फिर जब वो पैसे पे करने से मना कर रही थी तो उसने क्या किया, उसने टेबल से उसको उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये महिला बीच में आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसने उसको रीजनेबली उसने उसको वहां से हटाया और वो लेकर आ गया वो खाने का बॉक्स, क्योंकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जब तक कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पे कैश नहीं मिलता आप डिलीवरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने उस महिला को पकड़ाया था बॉक्स। नॉर्मली कोई भी डिलीवरी बॉय आएगा तो आपको बॉक्स पकड़ाएगा यही प्रिज्यूम करके कि आप पैसा देंगे, लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया। तो वो क्या चाह रहा था, वो बंदा वो चाह रहा था कि वापस से वो बॉक्स ले ले। तो अगर तो वो उसको बोलता कि मैडम प्लीज आप वो बॉक्स मुझे वापस कर दीजिए क्योंकि पैसे नहीं दे रही हैं आप, तो अगर वो पीसफुली वापस कर देती तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, रिकैप्शन ऑफ गुड्स कैसे हो जाता, पीसफुली। लेकिन उस महिला ने वो देने से इनकार किया, तो उसकी वजह से वो जो बंदा था, डिलीवरी बॉय था, वो अंदर एंटर करके उसने क्या किया, उस बॉक्स को लेने की कोशिश करी, जिसमें कुछ धक्का मुक्की हुई। क्या लगा, कैसे लगा, कितना सच कितना झूठ, वी डोंट नो, बट दिस इज एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। और वो क्या करा, वो उठाकर ले आया उस खाने को। तो यहां पर क्या हुआ बच्चे, रीजनेबल फोर्स अप्लाई किया उसने, अलाउड है। हाँ, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, रिकैप्शन ऑफ गुड्स, जो गुड्स, द गुड्स विच यू आर एंटाइटल्ड टू पोजेस, you can repossess it peacefully or by applying reasonable force.
Quite simple and clear. Is there any kind of doubts? If you have any kind of doubts, you have an opportunity. You can ask me either personally, or we'll have a short meeting after you will see this video, and then we will conclude it. Okay, fine. Thank you so much. This marks the end of your taught chapter. Have a great day. Bye. Take care.